आप लोगों के समर्पण से और आप लोग जो इतनी हिम्मत देते हो, तो कोशिश कर रहा हूं इस हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा काम करता हूं। काम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे इसके गवाह आप हैं, आपकी जनता है, समाज है, आपके गांव है, आपके शहर है, आपके लोग हैं। दोस्तों बैठ जाओ, पीछे वालों को नहीं दिख रहा था, आप लोग बैठ जाओ। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मुझे पता है रात को चले हुए कुछ लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप हमें कितना समझेंगे कितना नहीं समझेंगे, हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमें रिजेक्ट करेंगे, हमें इग्नोर करेंगे, या हमें समझेंगे, या हमारी किसी बात को आप मानेंगे नहीं, मुझे नहीं पता। मैं मनवाना भी नहीं चाहता आपको जबरदस्ती, वो आपके अंदर आत्मा से जो आवाज है वही करना, क्योंकि इंसान दूसरे की आवाज झूठी हो सकती है लेकिन अपने अंदर की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। ये बिहार में दूसरी बार है, मुझे लग रहा है तीसरी बार आ गया तो कहीं ये गांधी मैदान छोड़ना हो जाए। हिंदुस्तान के कोने कोने में विजय रथ जा रहा है। मेरठ से शुरू हुआ था, बिहार पटना पहुंचा, यहाँ से रांची जाएगा, वहां से गोरखपुर जाएगा, और मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे कभी दिल्ली बैठ के एहसास नहीं था कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि शोर तो छोड़ो, रोडे जाम हो रही है, शहर का शहर जाम हो रहा है, और दुनिया में अभी दो ही कॉन्सर्ट चल रहे हैं, या विजय रथ चल रहा है या दर्जन चल रहा है। आपके बीच में आके मालूम चलता है कि हम कितना सही काम करें और हमें कितनी और मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर ली, और कितनी करनी चाहिए, और कितना हमें काम करना चाहिए, और कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और सोशल अपने समाज के लिए हमें क्या क्या नई नई चीजें करनी चाहिए। ये आप लोग इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, इस तरह मतलब सोचने के परे कितने लोग आते कहां से। आज हिंदुस्तान की पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिसर्च में लगी हुई है कि ये लोगों के पास में लोग कैसे। मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ पर दिमाग से नहीं दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग दिल वालों की कंपनी है, दिल से काम। और मैं बात करूं बिहार की धरती पे, थोड़ा बिहार की, जितना मुझे बिहार के बारे में समझ, और मैं कभी भी कोई भी झूठी और बनावटी और दिखा के आपको चढ़ाने वाली बात नहीं करूंगा। मेरे पास हर बात का तथ्य होता है। जिंदगी में मैंने कोई भी बात सिर्फ बोली नहीं है, उसके पीछे मेरे पास लॉजिक्स है, तथ्य है, एग्जाम्पल है। दोस्तों, बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, सबसे ज्यादा जानदार होते हैं, और सबसे ज्यादा दिलदार होते हैं। ये कोई मैं आपको चढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तान जब से बना है इसका गवाह है। आज मैं नहीं कहता, मैं क्यों इन बातों को कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था, बचपन था, तो हम देखते थे कि बिहार से लोग आ रहे हैं और गांव-गांव में लोगों के घर पे काम कर रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह जाके काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता था, और लोग उन्हें अपने घर के जैसे घर का एक मेंबर होता है वैसे रखते थे, वहीं खाना, वहीं रहना, वहीं सोना। आज लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं उन दिनों से जानता हूं, मैं ये सोचता था यार कितना ईमानदार आदमी है, कितना वफादार आदमी है कि एक आदमी से अपने घर का मेंबर बना के रखता है। मेरे दोस्त, बिहार के लोगों ने, मैं सही मायने में बोलूं ना, तो ये देश बनाया, ये देश बनाया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे वो मजदूरी करके बनाया, चाहे नौकरी करके बनाया, चाहे गुजरात जाके बनाया, चाहे महाराष्ट्र जाके बनाया, चाहे दिल्ली जाके बनाया, चाहे मुंबई जाके बनाया, पर बिहार ने ये देश बनाया है। ये बात हिंदुस्तान के हर
कंपनी है, बिजनेस है, लेकिन कुछ चीजें हैं मेरे भाई जो बिहार के व्यक्ति से ज्यादा कोई नहीं जानता, जो बिहार वालों से ज्यादा कोई किसी को सिखा नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। आज हमारे यहाँ पर लोग या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट घर में जाकर समझाकर या न्यूट्रा सप्लीमेंट या खेती के प्रोडक्ट या घर के यूज के प्रोडक्ट जाकर लोगों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। लोग आगे यहाँ बता रहे हैं मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने 3 करोड़ कमाए, मैंने 4 करोड़ कमाए। पहले आप ये जान के जाइए क्या करके कमा रहे हैं, ये काम सही है गलत है, ये इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आज भी वही उसी तरह की कंपनी है? कितने लोगों ने कंपनियां बनाई, चलाई, लोगों को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, लोगों के पैसे ठगे और लेके भाग गए। 4 साल 5 साल 6 साल, कोई 7 साल 2-3 साल में गायब हो गए। क्या हम भी वही है? इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या है एडब्ल्यूपीएल, क्या काम करती है एडब्ल्यूपीएल और क्यों करती है एडब्ल्यूपीएल, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये काम समाज के हित में है या अहित में है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर पैसे लूटे जा रहे हैं, किसी का दर्द, किसी को दर्द दिया जा रहा है या किसी की धुआं ली जा रही है या किसी को पैसे बांटे जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता, ये मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सबसे पहले तो लीडरों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने बहुत कम बोला और मुझे थोड़ा टाइम दिया। और क्योंकि मैं बिहार में हूं और मैं जानता हूं बिहारी को एक बार बात समझ में आ गई तो फिर उसके दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता। ये आगे लोगों की खूबी है, ये या तो किसी के होते नहीं होते तो फिर दिल से होते। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, जितने भी लोग बैठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मींस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करना, लोगों को घर घर जाकर लोगों को समझाना और प्रोडक्ट बेचना और बेचकर लोगों को भी फायदा पहुंचाना और खुद भी पैसे कमाना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों आपको लगता होगा ये अभी कंपनी आई है जैसे आप नहीं मार रहे हो, नहीं, 1890 से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चलती है, पूरी दुनिया में। ध्यान से समझना मेरी बात, और अगर मैं गलत हूं तो 100% करेक्ट करना कि सर आपने कोई भी झूठ बोला था। 1890 से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चलती है और इसके चलने के पीछे कारण क्या था? एक ही कारण था कि जब डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी तो कोई व्यक्ति अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता था, रिसर्च बेस, साइंस बेस, क्लिनिकल टेस्ट बेस, तो वो बेच नहीं पाता था। आपने सुना होगा दुनिया में बनाने वाले बहुत हैं लेकिन बेचने वाले बहुत कम है। सुनी होगी कहानी आपने, लोग बताते होंगे। तो 1890 में किसी ने सोचा कि यार अगर हमें लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाने, तो कैसे पहुंचाएं? तो उन्होंने पहले कोशिश करी कि दुकानदारों के माध्यम से पहुंचे, परचून के दुकानदार, मेडिकल स्टोर के माध्यम से पहुंचे, लेकिन परचून के दुकानदार, मेडिकल स्टोर दुकानदारों ने उनके प्रोडक्ट को रखने से मना कर दिया। क्यों? जब क्वालिटी प्रोडक्ट डाला होगा, प्योर देसी घी डाला होगा तो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा, है ना? बाजार के कंपैरिजन उसमें कुछ खासियत है तो उसके प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन होगा ही होगा। मेरे भाई आप आज मेरी बात मत मानो, पूरी दुनिया की रिसर्च करो। आज लुई विटॉन एक कंपनी है जो पर्स बनाती है, बेल्ट बनाती है, उसको अपना क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने खुद के शोरूम खोलने पड़े, दूसरा कोई उसका नहीं बेचता, उसकी एक बेल्ट ही 50,000 रुपए में आती है, 1 लाख रुपए में आती है। अब आप ये बताओ जो आपका बिहार में दुकानदार एक खोले बैठे हैं दुकान, क्या 1 लाख रुपए की बेल्ट बेचेंगे? आप बताओ, क्या बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। तो या तो उसको अपना शोरूम खोलना पड़ेगा या उसको डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट देना, कोई रास्ता नहीं है। आज आप देखते हो रोलेक्स घड़ी है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की आती है। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, जो वो रोलेक्स घड़ी 1 करोड़ की आती है, अगर आप खरीद लेते हो और 10 साल बाद बेचते हो उस घड़ी को, तो वो 1.5 करोड़ की मिलती है। क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन क्या एक आम दुकानदार रोलेक्स घड़ी रख लेगा बेचने के लिए? वो क्या कहेगा, अरे भैया दुनिया 2000 में बेच रही है, मैं तेरी 2 लाख में कैसे बेचूं? दुनिया के प्रोडक्ट 400 में बिक रहे हैं, वो कहता है 800 में बेच, मैं नहीं बेचूंगा। हम कहते हैं मार्जिन ले ले, पूरा नहीं चाहिए। हम कहते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी है, पूरा नहीं चाहिए।
हम कहते हैं हमारा टेंटोडॉग बेच ले, हमारा टेंटोडॉग बेच ले। कहता भाई साहब आपके जैसे कोई 140 रुपए में 50 रुपए बिक रहे हैं और उसमें 15 रुपए मुझे बिक रहे, तो मैं तो आपका टेंटोडॉग नहीं बेचूंगा। तो ये परेशानी, ये तकलीफ, ये एक प्रॉब्लम थी। और दुनिया में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी है। समाज में हो रही कोई तकलीफ का निवारण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक तकलीफ थी कि अच्छे प्रोडक्ट बनाने या तो उनका शोरूम खोलो, नहीं तो बिकेगा नहीं। तब 1890 में किसी ने सोचा कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म देते हैं, एक ऐसे तरीके को जन्म देते हैं कि लोगों के घर जाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट समझाएंगे, महंगा क्यों है ये भी बताएंगे, इसमें क्या डलाई है ये बताएंगे, इसके पीछे की साइंस क्या है बताएंगे, रिसर्च क्या है बताएंगे, स्टडी क्या है बताएंगे, और लोगों को बेच के आएंगे और खुद भी पैसे कमाएंगे और सामने वालों को पैसे कमाने का मौका देंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट बेस्ड, अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी लोगों के घरों तक जाए, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। और कंपनी का नाम भी बता देता हूं, एवॉल कंपनी थी, आज भी है, जो स्किन का प्रोडक्ट बेचती है, स्किन के दुनिया के बेहतर प्रोडक्ट बनाती है आज भी। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी नहीं है जैसे आप लोगों ने देखी है आपके गांव में, आपके वहां आते हैं लोग और बकवास करते हैं, ये कर दो वो कर दो, वो वाली डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो ओरिजिनल है, वो झोला है, झोला, वो झोला बोलते हैं जो आपको सपने की आड़ में कोई प्रोडक्ट चिपका के जाते हैं, आपको बेवकूफ बना के जाते हैं सपना बेचने की आड़ में। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। असली डायरेक्ट सेलिंग है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना, और वो प्रोडक्ट बनाना जो बाजार में ना मिले, उससे बेहतर क्वालिटी बनाना, उसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अगर मान लो आज मैंने आपको टेंटोडॉग पेस्ट दिया, हमारी कंपनी का पेस्ट, अगर बाजार में ऐसा पेस्ट है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर मेरे प्रोडक्ट में रिसर्च नहीं है, साइंस नहीं है, और आपको बाजार में मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट ऐसा हो जो दुनिया में मिले, और सिर्फ कंपनी के पास मिले, हमारे पास मिले, वरना कहीं ना मिले। राइट। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते करते मैं थोड़ा डीपली आपको समझाना चाहता हूँ कि बिहार है, आप लोगों का बहुत बड़ा बेरोजगार है, बहुत बड़ा बेरोजगार है बिहार में, इसलिए मैं बहुत डीपली आपके साथ जा रहा हूँ। ये तो इतना समय भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने दे दिया तो मैं डीपली जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट बने 1890 में, धीरे 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 दुनिया को इस व्यापार का ज्ञान होने लगा। फिर एक बड़ी बड़ी कंपनी बनी जिसको आपने देखी होगी, एमवे कंपनी, सुना है? मैं नाम ले रहा हूँ, कोई नहीं लेगा ऊपर से, क्योंकि मुझे आपको डीपली समझाना है। एमवे कंपनी बनी, ऑरिफ्लेम कंपनी बनी, बाजार और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ। अगर आ जाए पूरी दुनिया से ही पूछो कि पूरी दुनिया को न्यूट्रास्यूटिकल्स खिलाना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में अवेयरनेस किसने दी, जानकारी किसने दी, तो कंपनी है एमवे कंपनी। कोई डाउट नहीं। अगर एमवे कंपनी इस दुनिया में नहीं आती तो दुनिया को न्यूट्रा सप्लीमेंट्स क्या होता है पता नहीं चलता। राइट। स्किन के अच्छे प्रोडक्ट बना के किसने दिए? ऑरिफ्लेम कंपनी, मैरी, बहुत सारी कंपनियां हैं विदेशों की, आप देखोगे तो टॉप से टॉप प्रोडक्ट बना के स्किन के उन्होंने दिए। राइट। मोटापे में सबसे बड़ा काम किसने किया? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने किया। और आज आयुर्वेद में सबसे बड़ा काम कौन सी कंपनी कर रही है? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज इस बिजनेस में पहले थोड़ा फ्रॉड में रहते हैं, मीडिया में बात में आएंगे। इस बिजनेस का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड किया 16 लाख करोड़ रुपए का, 16 लाख करोड़ रुपए का। आप गूगल खोल सकते हैं, मेरी बात बिल्कुल ना माने। 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अमेरिका का टर्नओवर 3 लाख करोड़ का है, और चाइना का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ का है। ऐसे करते करते कई लाख करोड़ के, 2 लाख के, 50,000 करके 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। 16 लाख करोड़ का, 16 लाख करोड़ का टर्नओवर के लिए जनता काम कर रही होगी, है ना? प्रोडक्ट घर घर जाके बिक रहे होंगे, है ना? जनता ही पैसे कमा रही होगी, है ना? इतना बड़ा
हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का लोग भरोसा नहीं करते। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हम लेके जाते हैं तो लोग डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब डायरेक्ट सेलिंग 96 में आई, 96 में हमारे यहाँ धंधा शुरू हुआ, तो जब डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल का पता चला हिंदुस्तान के लोगों को, तो यहाँ के लोग आपको पता है कितने बड़े देशभक्त हैं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता, मैं खुद आर्मी में रह गया हूँ। यहाँ के लोग 90% सेल्फिश हो गए, सेल्फलेस लोग नहीं है, अपना क्या फायदा है। तो जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई तो लोगों को पता चला यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है, गाड़ी दिखाओ, बंगले दिखाओ और लोगों को बेवकूफ बनाओ प्रोडक्ट की आड़ में। तो लोगों ने क्या किया, ये मॉडल बेचा, सपने बेचे, प्रोडक्ट के नाम पर कचरा बेचा, जो प्रोडक्ट लोगों के यूज का नहीं है, काम का नहीं है, जरूरत का नहीं है, वो बेचा। क्या क्या बेचा, टीवी बेचे, एलईडी बेचे, सोलर सिस्टम बेचे, सूट मतलब वो चीजें बेची और बेची के 1000 गुना में। 100 रुपए का कपड़ा 8000 रुपए में, 10,000 रुपए में। तो क्या हुआ, हमारे देश की जनता के अंदर एक परसेप्शन आ गया, ये बकवास काम है, ये कंपनियों के काम है, ये फालतू के काम है, इसमें लोग आते हैं, ये टाई कोट पैंट वाले आते हैं, बेवकूफ बना के चले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 8 जोड़ो, 16 जोड़ो, इतने पैसे आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। और देश की जनता ने इस बिजनेस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश की जनता के साथ धोखा हुआ था, इसे रिजेक्ट करना बनता था। 2014 में एसलीपीएस ने जन्म लिया और एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। और भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे साथ इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। आज मैं कहता हूं देश का परसेप्शन बदल रहा है, देश डायरेक्ट सेलिंग की तरफ झुक रहा है। अब आप मुझे बताना भाई साहब, प्रोडक्ट तो आपको बाजार से मिलेगा, साबुन आने के लिए बाजार से मिलेगी, मसाला तो बाजार से मिलेगा है, सरफ तो बाजार से मिलेगा है, बीमार हो गए तो दवाई तो बाजार से भी लेनी है, आया ना, दांतों का पेस्ट बाजार से भी लेना है, आया ना, लेना है नहीं लेना, खेती के अंदर यूरिया पेस्टिसाइड तो डाल रहा है तो बाजार से लेना है, आया ना। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप खुद बना रहे हो बाजार से नहीं लेना? एक आधा घर में हजारों प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, वो प्रोडक्ट पे जो कमिटमेंट किया गया है वो कमिटमेंट पूरा करने वाला होना चाहिए। ये काम करा हम लोगों ने दुनिया को अवेयरनेस दी, दुनिया को समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी है, ना कि सपने बेचने के लिए। जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, सपने अपने आप पूरे होंगे। राइट बस भाई, अब ये बनी भी लोगों के लिए थी, ये भी जानने की बहुत आवश्यकता है। ये इंडस्ट्री बनी थी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो बनी नहीं थी। ये इंडस्ट्री बनी थी जो टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है घर में महिलाओं का काम करके दोपहर बाद, उस टाइम को वो महिलाएं जो वेस्ट कर रही थी उसे इन्वेस्ट करें, किसी के घर पर जाके प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करें। रियली बताओ, वुमेन्स के लिए इंडस्ट्री बनी थी, जेंट्स के लिए बनी थी। इसलिए नंबर पहले इस इंडस्ट्री में स्किन के प्रोडक्ट आए थे, ना कि न्यूट्रा सप्लीमेंट या लाया था। अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री का लोगों को रस लगने लगा, चस लगने लगा, मजा आने लगा। जहाँ 5 साल में बच्चा डिग्री करके आ रहा है, जहाँ 5 साल में करोड़ रुपए की डिग्री हो रहा है, जहाँ 7 साल में बच्चा पढ़ लिख के आ रहा है, जहाँ 7 साल में पैसे कमाने लग जाता है, जीवन भर के पैसे कमा लेता है। तो धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला यार ये इंडस्ट्री तो बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, ये तो बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इससे ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। आप सब या कोई रिक्शा वाला है, दुनिया में कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता? हाँ या ना जवाब। अच्छा घर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता है, नहीं चाहता? ये क्या है? डिजायर है। तो क्या ये डिजायर सबकी पूरी होती है? नहीं होती, क्योंकि दुनिया में हर चीज के पैमाने बनाए गए हैं, हर चीज के पैमाने सेट है कि अगर तुम्हें पैसे वाला बनना है, अगर तुम्हें अमीर बनना है, मेहनत करनी हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या क्या चाहिए? अमीर बनने के लिए सबसे पहले पैसे चाहिए लगाने के लिए, पढ़ाई चाहिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, आया ना, अच्छा टैलेंट चाहिए गाने नाचने या बॉक्सिंग या क्रिकेट के लिए। अगर जिन लोगों के पास ये सब नहीं है, उन लोगों के लिए अमीर बनने का दुनिया में कोई मौका नहीं है। जाने अनजाने में ये इंडस्ट्री में क्या बन गया? ये इंडस्ट्री कहती है ना हमें आपका टैलेंट चाहिए, ना हमें आपसे पैसा चाहिए, जो पैसा आप दे रहे हो उसका प्रोडक्ट ले जाओ, वो
ऐसा ना हो जमीन बेच के पैसा लगाओ बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बैंक लेने से पैसा लगाओ बर्बाद हो जाए। डरता ही है ना आदमी, जिंदगी में करना चाहता है लेकिन एक डर जो हमेशा डराता रहता है, पैसे लगाने का डर, पैसे गंवाने का डर, पुरानी नौकरी छोड़ दूं, नया काम करूं, नया काम फेल होने का डर। तो जाने अनजाने में इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को एक ऐसा मॉडल दे दिया कि आओ हमारे साथ, ना कोई पैसा लगाना, ना टैलेंट लगाना, बात सुनाइए, ना पैसा लगाना, ना पैसा चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना जेंडर चाहिए, मेल आओ, फीमेल आओ, बच्चा आओ, बुजुर्ग आओ तो अपने सपने पूरे करके जाओ। हम आपसे चवन्नी नहीं लेते, चवन्नी जो आप दोगे उल्टा आपको डिस्काउंट प्राइस पर प्रोडक्ट देंगे जिसका नाम है डिस्काउंट डिस्काउंट प्राइस, ना कि एमआरपी पे। फिर आपसे कहेंगे अच्छा लगे तो रिकमेंड करना, ना लगे तो आप ये सोचना। हम नहीं कहेंगे आपसे, झूठ नहीं बोलेंगे कि आप जाओ, नहीं, अच्छा लगे, रिजल्ट आए, अगर हमारा कैंडिडेट बेस्ट दुनिया में बेस्ट है तो प्रमोट करना, अगर नहीं है तो सारा फ्रैक्चर अंडरस्टैंड करना दिक्कत रहेगी। इस कॉन्फिडेंस से हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये बात ध्यान से सुनो, आज आप लोग, मैं या आप, कोई भी, हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जीवन में कुछ करना चाहता है तो क्या कर पाता? और अच्छा करना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? रिक्शा वाला नहीं चाहता मेरी रिक्शा छूट जाए मैं ऑटो चला लूं, ऑटो वाला नहीं चाहता मेरा ऑटो छूट जाए मैं कार चला लूं, किराएदार जो किराए के घर में नहीं चाहता रहता वो नहीं चाहता मेरा खुद का घर बन जाए, जो मोटरसाइकिल पे वो नहीं चाहता मेरे घर कार आ जाए, आया ना? यस। क्या उसके लिए वो मेहनत नहीं करता? अरे करता है, बहुत मेहनत करता है, हमें दिखती नहीं है। किसान बहुत मेहनत करता है, रिक्शा चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, ऑटो चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, छोटी छोटी नौकरियां करने वाले बारे बारे करते बहुत मेहनत करते हैं। आज बॉम्बे दिल्ली में आगे से ज्यादा ध्यान होता है, बहुत मेहनत करता है, 7 साल पर अपने घर से दूर रहता है, एक एक साल में एक महीने की छुट्टी आता है। आप कहते हो मेहनत मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके सपने और ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि मेहनत आपको बड़ा नहीं बनाती। मेहनत किस जगह हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वो आपको बड़ा बनाता। आपका गांव में, फिर आपका ध्यान गांव में रह लेता, गांव में बड़ा बन लेता, गांव से शहर आना पड़ता है, शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है, बड़े शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो? क्या ढूंढ रहा है? प्लेटफॉर्म। क्या ढूंढ रहा है? प्लेटफॉर्म। ऐसा बॉम्बे गया 15,000 की नौकरी मिली, दिल्ली गया 12,000 की नौकरी मिली, प्लेटफॉर्म तो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके गांव में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो उसको महीना 12,000 दे देता। वो प्लेटफॉर्म उसको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में मिला, इसलिए वहां पर गया। आज वो प्लेटफॉर्म जो 12-15,000 के थे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद चल के करोड़ का प्लेटफॉर्म लेकर आया। आपको यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल अपने सीनियर से पूछ लेना, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मुंबई और दिल्ली का मुंह देखने की। अब मुंबई दिल्ली वाले को चल के तुम्हारे पास वैल्यू हमारी मेहनत की नहीं है, वैल्यू हमारे जरूरतों की नहीं है। आप एक बात बताओ, आपके नौकरी मांगने जाते हो, आपने बीए करी, बीटेक करी, एमटेक करी, आपके घर में कर्जा, आपकी बहन की शादी है, किसी को फर्क पड़ता है? उसके लिए आप कितना काम करोगे उतने पैसे देगा, आया ना? आया ना? किसी को फर्क पड़ता है? आपकी जरूरत कितनी है, आपके घर में परेशानी कितनी है, तकलीफ कितनी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको पता है कि आपके घर में क्या परेशानी है, सिर्फ आपको पता आपके घर में क्या तकलीफ है। फर्क सिर्फ आपको पड़ता और दुनिया में किसी को नहीं पड़ता। मेरे भाई, अगर बिकने जाओगे तो दुनिया अपनी मर्जी से कीमत लगाएगी, और अगर खुद को बेचने जाओगे तो कीमत तुम्हारी खुद की होगी। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें खुद को बेचना है या किसी के हाथों बिकना है। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में बड़ा बनना, हाँ मुश्किल था जब प्लेटफॉर्म नहीं था।
जब रास्ता नहीं था, मैं भी बड़ा नहीं बना, मुझे भी ये 29 साल में मिला था रास्ता, तब तक मैं भी नौकरी करता था 5,000 रुपए महीने की, 6,000 की। लेकिन अगर रास्ता मिलने के बाद भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या निकम्मा या नाकारापन है, तो फिर आपसे बेकार आदमी धरती में पैदा नहीं हुआ। रास्ते नहीं थे तो कमजोर थे, आज कामयाबी के रास्ते हैं, अब कमजोर नहीं रहे। अब ये रास्ता किसके लिए? ये रास्ता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो कुछ कर नहीं पाता, जो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास पैसे लगाने को नहीं है। मैं कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, या डायरेक्ट सेलिंग करके ही आप पैसे वाले बन सकते हो। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप में पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ IAS IPS साइंटिस्ट बनो। मैं नहीं कहता आप ये धंधा करो, मैं नहीं कहता घर घर जाकर आयुर्वेद बेचो, सप्लीमेंट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ना, बिल्कुल मत करो भाई। अगर कुछ और कर सकते हो तो पहले वो करो। अगर आपको लगता है पढ़ा लिखा IAS IPS साइंटिस्ट देश की सेवा कर सकते हो तो करो, मत करो ये काम। आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, आप विराट कोहली, महेंद्र धोनी बन के भारत का कप्तान बन सकते हो, क्रिकेट के डांसर बॉक्सर बन के देश का नाम सम्मान कर सकते हो, जाओ वो करो, मत करो हमारा काम ना, वो करो, वो जरूरी है, उसमें देश का और ज्यादा बड़ा नाम होगा। मैं कभी नहीं कहता अगर आपके पास पैसा है लगाओ पैसा, स्कूल बनाओ, होटल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कमाओ पैसा, मत करो हमारा काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना पढ़ पाया, ना कोई टैलेंट है, ना जेब में लगाने को पैसा है, पर कामयाबी में जरूरत है, तो फिर आओ हमारे साथ। फैसिलिटीज, वेलनेस कभी भी दिखावटी, बनावटी, झूठी बातें नहीं करते। हम वही कहेंगे जो सच है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मिडिल क्लास के लिए, जिनके पास पैसे है, अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीर के लिए हमारा प्रोडक्ट है और गरीब के लिए हमारा बिजनेस है। इसलिए कई बार हमारे इस कॉन्सेप्ट से, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दर्द होगा, तकलीफ होती है। मैं बच्चा आगे बता रहा था, मैं ये करता था, मैं 5,000 कमाता था। जब लोग देखते हैं यार 5 साल में हमने इतनी पढ़ाई करी, इतना कुछ किया, और ये लोग 5 साल में जिंदगी बदल रहे, 5 साल में करोड़ कमाए, तो लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैं आज थैंक यू कहूंगा हमारे भारत की सरकार को, हमारे देश को, सबको, कि उन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल टेंडर दिया और देश के बेरोजगार युवकों को रोजगार पाने का मौका दिया, और बेरोजगारी मिटाने के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा काम भारत देश के अंदर कर दिया। ये मैं जरूर कहूंगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई है, प्रोडक्ट में दम नहीं तो गेट में एंट्री नहीं। प्रोडक्ट दमदार है तो ये बिजनेस दमदार है, अगर प्रोडक्ट बेकार है तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है, जो मैं खुद सामने से अब आप एक बात बताओ, हम लोग पिछले 11 साल से, भाई साहब नए नहीं आए हैं, नए आप आए हो सकते हो हमारे प्रोग्राम में, हम नए नहीं आए हैं, हम 11 साल से यही बात कह रहे हैं। 11 साल से लाखों टेस्टिमोनियल है हमारे पास, लाखों, हजारों नहीं, लाखों, घुटनों के, लीवर के, किडनी के, कैंसर के, टीबी के, बेऔलाद के, लाखों है, लाखों। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है। मेरी बात मत मानो, 11 साल से ये जो देश की जनता हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट ले रही है, उनकी बात मानो, लाखों है। और वो पेड नहीं है, पैसे देके नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी को लाके बुलवा दिया, वो किसी गांव के, किसी शहर के, किसी कहीं के, ऐसे रिजल्ट है। अब आप एक बात बताओ, आज हम लोग भारत देश निवासी आए ना, आए ना, अगर देश हित में कुछ होना है तो करना चाहिए। चलो ये बताइए, जड़ी बूटी कहाँ पैदा हो रही है? जोर से बोलो। भारत में। कहाँ पैदा हो रही है?
कहाँ पैदा हो रही है? अगर मैं खरीद के प्रोडक्ट बना रहा हूं तो पैसा किसको जा रहा है? किसान को, आखिरी आदमी को। अरे हमारी वो इंडस्ट्री है जो देश के आखिरी आदमी से पहले आदमी तक पैसा देता है। आखिरी आदमी किसान, उसकी फसल, उसकी जड़ी बूटी खरीद के पैसा देते हैं, और पहले आदमी हमारा प्रधानमंत्री उनको टैक्स और जीएसटी देते हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। आज बात करते हैं हम अपने आयुर्वेद की। अभी आप लोग सुन रहे होंगे, मैं बोलता था, मेरी बात को भरोसा नहीं करता था। अरे यार संजीव सर तो शायद कैसे बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे रिपोर्ट करना। एक दिन आएगा ये देश, अगर तुम्हारा सोने की चिड़िया बनेगा तो तुम्हारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने ही बनेगा। मेरे शब्द याद रखना और अपनी औलादों को दे देना कि संजीव सर ने बोला था ये बात। भाई साहब, ये देश पहले भी सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया का कारण ही इसका आयुर्वेद था। किसी को पता ही नहीं हुआ क्या, हम लोग बताते हैं तो हमें सोचते थे कंपनी वाले हैं, ये तो अपनी कंपनी चलाने के लिए बता रहे हो। नहीं, फिर दोहराता हूं, इस पूरी दुनिया को, इस पृथ्वी लोक पे सृष्टि में मनुष्य जन्म में आने के बाद इलाज अगर किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। इस बॉडी को समझ के इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इलाज, बीमारियों का इलाज अगर पूरी दुनिया में किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। मेरी बात मत मानना, महर्षि सुश्रुत को पढ़ो, किताब महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। वो पहले व्यक्ति थे इस पृथ्वी लोक पे जिन्हें ज्ञान मिला था कि मनुष्य के शरीर में अगर बीमारियां होती हैं तो बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से ही आज पूरी दुनिया में एलोपैथी बनी है, क्योंकि एलोपैथी भी प्लांट बेस्ड है। क्या बेस्ड है? क्या बेस्ड है? और आयुर्वेद का बेस्ड है? प्लांट बेस्ड है, हर्ब बेस्ड है। सुश्रुत संहिता, इस सुश्रुत संहिता को चोरी करा गया किस देश से पता आपको? आज सबसे बड़ा आयुर्वेद कहां है हमारे देश में? सबसे अच्छा आयुर्वेद का राज हमारे देश में केरला में। कहां पर है? और सबसे ज्यादा सोना कहां पर है? केरला में। सब पद्मनाभ मंदिर से ज्यादा सोना कहीं और केरला के लोगों ज्यादा सोना नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है, जब पुराने समय में अरब कंट्री से हमारा व्यापार होता था, जब अरब कंट्री वाले देश में आते थे भाई, उन्हें पता चला कि इस देश में एक पद्धति है जो मनुष्य को जिंदा कर देती है, बीमार को ठीक कर देती है, और वो पद्धति मिलती है कहां पर? केरला में। वो इलाज मिलता है केरला में, समझे? वो यहाँ पर आए, वो इलाज कर देते। भाई साहब, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया। अरे तुम कहते हो भारत सोने की चिड़िया, साला कैसे बना सोने की चिड़िया? कौन सी सोने की खान है भारत में? किसी से सोना लूट के लाया? किसी देश पे आक्रमण किया हमने? सोना कहां से आया? सोना आया, अरब कंट्री वाले आते थे, तुम्हारा लोग काली मिर्च और आयुर्वेद की जड़ी बूटी लेके जाते थे और सोना देते थे। नहीं तो पढ़ लेना, अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो पढ़ लेना। राइट, अरब आए, अरब के बाद अंग्रेजों को पता चला कि यार एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में काली मिर्च और लोगों का व्यापार होता था सबसे ज्यादा। सबसे जरूरत की चीजें, कोई यूरोपियन कंट्री सर्दी वाली कंट्री है और ठंड में मर जाते थे लोग, ठंड लग के मर जाते थे लोग, लेकिन लोग और काली मिर्च का काढ़ा पी लिया तो कोई मरेगा नहीं। साहब, तुम्हारी लोग काली मिर्च सोने में बिकी। अरब यहां से लेके गए, यूरोप बेचा, यूरोप से पैसे कमाए। यूरोप वालों को पता चला दुनिया में कोई देश है जिसके अंदर ये होता है। उन्होंने ढूंढने के लिए कोलंबस और वास्को डी गामा निकले। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। ये अमेरिका जो ढूंढा गया है ना, ये काली मिर्च और लौंग के चक्कर में ढूंढा गया। पता कर लेना, वास्को डी गामा निकला, वो पहुंचा गोवा। गोवा बॉर्डर जो बेंगलोर बॉर्डर है, वहां पर काली मिर्च और लौंग की खेती होती है और सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पहुंचा गया। जब इनको पता चला, अब तुम कहते हो गारंटी से ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, गूगल पे पढ़ो, मेरा
मसालों के कारण हुई और ये दुनिया में दोबारा भारत सोने की चिड़िया भी इसी कारण से बनी। अभी 2-4 दिन पहले सिद्धू की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, समय देखिए, देख बीवी का कैंसर ठीक हो गया 4थी स्टेज। बोला नोनी को क्लिनिकल स्टडी में आ गया कि नोनी जो है कैंसर को ठीक करने में सहायता देता है, नेचुरल चीजें, हल्दी है ना, अदरक। बोला और मैं भी तो 11 साल से ये बोल रहा हूं, जरूरत की नहीं है। अगर नेचर के साथ जुड़ जाएंगे तो हॉस्पिटलों को छोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यार? हम लोग किसी का पेट नहीं काट रहे, किसी की जेब नहीं काट रहे भाई साहब। हम लोग ये कह रहे हैं भैया तेरे घुटने का ऑपरेशन बता दिया ना, 3 लाख लगेंगे ना, तू 10-20 हजार हमारे से प्रोडक्ट ले ले, अगर ठीक हो गया तो दुआ दे देना, ये तो सोना 3 लाख 20 हजार। हम कब कह रहे हैं हम आपको ठीक करेंगे, हम कब कह रहे हैं हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, हम कब कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम सबसे अच्छा कोई नहीं है। नहीं होंगे हमसे अच्छे, पर एक बार हमें भी ट्राई कर लो। अब बोला लीवर खराब हो गया, 60% गया, 70% गया, लीवर चेंज होगा, 30 लाख रुपए लगेंगे। हम कह रहे हैं लीवर ले लो, 3-4 बोतल ले लो 10-12 हजार की, अगर ठीक हो गए तो दुआ दे देना, ये तो सोचना 30 लाख 10 लाख रुपए। हम तब झूठ बोल रहे, वो करते करते आज ये आलम है कि पूरे देश में माहौल है पेड़ों का माहौल। कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स ने लोगों को रिजल्ट दिया है, लोगों को ठीक किया है। मैं एक आवाज में पूछता हूँ, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते या नहीं आते? कौन से लोग आते हैं नहीं आते? आते या नहीं आते? ये आवाज है मेरे दोस्तों, जो पहली बार आई, ये हमारे लोगों की आवाज है। हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये नहीं देखते कितने पैसे बचेंगे ना, आदमी बचना चाहिए, पैसा दे इंसान बचना चाहिए। जो हमारे प्रोडक्ट है वो हमारे लोगों को, हमारे मित्रों को दुआएं देनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हर जेंडर पैसा कमा रहा है, मेल और फीमेल सब कमा रहे हैं और दुआ के साथ कमा रहे हैं। और आज आपको बताऊं, यहाँ से गाँव से जब मैं गाँव जाता हूँ, मैं भी गाँव से, अगर मैं करूँ तो तुम सही कर देना कि सर आपको अपनी कंपनी के लिए मीठी बातें कर रहे हो। मैं गाँव की दुकान पर जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, नमकीन देना, नमकीन मांगता हूँ, तो मैंने कहा हल्दीराम की देना। सही बता रहा हूँ, हल्दीराम की नहीं मिलती, वो लोकल मिलती है, लोकल मिलती है। मैं किसी अच्छी कंपनी का मसाला मांगता हूँ तो मुझे मसाला नहीं मिलता। तुम्हें पता है इस देश 70% गाँव में बसता है और जितने सारे 2 नंबरी है ना वो सब गाँव में घुसे हुए हैं। नकली तेल बेचने वाले, नकली घी बेचने वाले, नकली साबुन बेचने वाले, नकली सरफ बेचने वाले, समझे, नकली मसाले बेचने वाले, नकली बिस्किट बेचने वाले, नकली टॉफी, नकली नमकीन, जितने सारे जितने 2 नंबरी हैं, सिर्फ गांव की भली भाली जनता को लूट रहे हैं। जाओ, मेरी बात मत मानो, अपने गांव की दुकान पे जाना, आपको एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जो नाम आपने कभी नहीं सुना होगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये हो रहा है हमारे देश में। अगर मैं गलत हूं तो गांव की दुकान पे जाके मेरी याद करना कि एक आदमी आया था ठीक कहता था, हम बदलेंगे ये दुकान, हम बदलेंगे ये प्रोडक्ट। वादा करता हूं तुमसे, जब तक ये दुनिया है ऐसी वेलनेस देश के हर नागरिक को ध्यान रखते हुए काम करेगी, ना कि दौलत को ध्यान रखते हुए काम करेगी। जो भी लाएगी क्वालिटी लाएगी, ऑथेंटिक लाएगी और ऐसा प्रोडक्ट लाएगी कि नकल की वो भगाएगी और ओरिजिनल आपके घर में लग के आएगी। अच्छा होगा देश के लिए, ब्रो, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। इस अच्छे काम में साथ देना चाहिए, ये अच्छे काम में बढ़ चढ़ के एक साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये अच्छा काम करने हम जा रहे हैं, किसी को लूटने नहीं जा रहे। हम नहीं कहते बिजनेस करो, कौन कहता है बिजनेस करो? आप करो, प्रोडक्ट खाओ पियो, अच्छे प्रोडक्ट लो, अच्छे यूज करो, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, मत करो बिजनेस, अपनी नौकरी करो, अपना व्यापार करो, जो कर रहे हो करो। हम कब कहते हैं करो? अगर आपको लगता है ज्यादा पैसा कमाना है, कोई जरूरत है तो करो। अगर आपको लगता है नहीं यार तो ठीक ठाक हूं, तो प्रोडक्ट हमारे खाओ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तुम्हें जिंदगी देंगे और बाहर के प्रोडक्ट तुम्हें मौत देंगे। ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त, पैसे कमाने के
मालूम आपको, गांव के लोगों को, मैं भी गांव का था, मुझे भी मालूम नहीं था। आज जब दुनिया के बीच में बैठते पता चलता यहाँ किडनियां बेच दी जाती है, समझे? यहाँ किडनियां बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहाँ झूठी बीमारियां बता के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहाँ गैस का दर्द हो तो हार्ट चीर के पैसे कमाए जा रहे हैं। आज की डेट में अगर इलाज की बात करूँ ना तो बहुत कम अच्छे हॉस्पिटल है जहाँ आपको सही इलाज मिलेगा। मालूम नहीं कहाँ लुट जाओ, कहाँ बेवकूफ बन जाओ, कहाँ ऑर्गन खराब हो जाए। 4-4 इंजेक्शन लगा के पूरे ऑर्गन फेल हो रहे हैं। मैं नहीं कहता, नहीं कहना चाहता, लेकिन हकीकत में इस देश की हेल्थ व्यवस्था मेरे अनुसार बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं ये बात कहूंगा नहीं है। लोगों के अपने मर रहे हैं, लोगों के अपने दुनिया से जा रहे हैं, लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, कर्जा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनों को नहीं बचा पा रहे। ये मैं ठोक के कहता हूँ, इस देश की हेल्थ व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी होनी चाहिए। मैं भगवान की दया से अगर जीवन में कुछ हुआ तो इस हेल्थ व्यवस्था के लिए जरूर काम करना है। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो बड़े-बड़े 5 स्टार बन गए आजकल, इन्हें अपना बिल बनाने के लिए, किसी अपने खर्चे निपटाने के लिए आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलना पड़े तो ये खेल रहे हैं। भैया हम नहीं खेलना चाहते, हम ये करना नहीं चाहते। आप हमारे साथ काम करो मत करो, हमारा प्रोडक्ट बेचो मत बेचो, किसी को रिकमेंड करो मत करो, भाड़ में जाए। पर हम जब तक जिंदा इंसानियत के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जानना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? हेलो देखना हेलो चाहते हेलो हो? हेलो रूबरू होना चाहते हो? सारे लोगों से तो नहीं, पर नीचे कुछ रिंग लोगों से नीचे जरूर मिलवाऊंगा, आपको अच्छा रिंग पड़ी लगेगा। रिंग जो पहली बार है, पहली बार रिंग कितने लोग पड़ी हैं? जो पहली बार जितने भी लोग आए इनके लिए मैं ताली बजाता हूँ, हम सब ताली बजाते हैं। नीचे आधा रिंग पड़ी आप लोग देखिए, है भाई, जिन्हें हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है तो बताएगा। ये आप ही के बिहार के लोग हैं, ये सेलिब्रिटी नहीं है, बॉम्बे से पकड़ के नहीं लाए थे हम। गांव, मोहल्ला, फोन नंबर जो चाहो आप इनसे पूछ लेना, और इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट आया या नहीं आया। लोग ऐसा। मेरा नाम विपिन कुमार है, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है। आप कहाँ से हो? मैं लास्टली नवादा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? लास्टली नवादा डिस्ट्रिक्ट से। बिहार का डिस्ट्रिक्ट जी। अच्छा ठीक है, बताओ। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था। क्या था हार्ट में? हार्ट में बहुत सिकुड़ चुका था। 2 बार हार्ट इनका सिकुड़ चुका था। हाँ, बहुत सिकुड़ चुका था। 2 बार? जी। अच्छा फिर? एक साल पहले फाइनल अस्पताल में नहीं पहले कहाँ दिखाया? दिल्ली में दिखाया सर। एम्स दिल्ली में दिखा के आया, ठीक है गुड। वहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे। ऑपरेशन बोला, ठीक है फिर? वहाँ से जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन बोले तो पैसा का इंतजाम करने में घर चला आया। अच्छा। तो पैसा का इंतजाम कर ही रहा था, तो एक पैटर्न के लिए ऋषिकेश के सर बोले सर क्या बात, बोले ऐसा बात है सर, बोले विश्वास करके सर एक बार मेरा प्रोडक्ट आपको यूज कर दो। तो मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया 1 महीना 6 महीना से। 6 महीना? जी। कितना पैसा खर्च हो गया? जी बोले कितना पैसा खर्च हो गया? 6 महीने में ज़्यादा नहीं सर, 50,000 रुपये खर्च किया हुआ। जी। हमारे प्रोडक्ट में लग गया। हार्ट सिकुड़ चुका था, दिल्ली एम्स ने ऑपरेशन बोला था, ये आदमी आप ही का है सर, क्यों बात करो, सब बोल रहा है जो बोल रहा है। फिर एक बार मैं यहाँ बिहार शरीफ में जाके इको करवाया तो 90 में 95% रिजल्ट बिल्कुल सही आया। भारत माता की, भारत माता की। मैंने सोचा कि मैंने तो स्वस्थ हुआ हूँ और इस संस्था के माध्यम से आप लोगों को स्वस्थ करूँगा। अब ये भाई ना कैमरा बनने के लिए काम कर रहा, ना ब्लू डायमंड के लिए काम कर रहा, ना ये एम्बेसडर बनने के लिए काम करना, ना पैसे कमाने के लिए। इसका सुखड़ा हुआ हार्ट ठीक हुआ तब इसने कसम खाई कि मैं यूरोप में काम करूंगा, पैसे के लिए नहीं, दुनिया को ठीक करने के लिए। यही हमारा। थैंक यू भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कुमार साहब। विपिन कुमार साहब, थैंक यू भाई साहब। ताली तो बजाओ यार। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ। नालंदा? जी। मेरा लीवर फैटी स्टेज 2 पर चला गया था। स्टेज 2? जी। तीसरी में फाइब्रोसिस हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर 2-3 जगह डॉक्टर से दिखाया, पर जो है अंग्रेजी दवा से कोई फायदा नहीं मिला, पेट बढ़ता हो रहा। तत्पश्चात मैंने हाथ मेरा एक मित्र जो है हमारे के यहाँ सवाल करते थे, चंद्रभूषण प्रसाद जी ने बताया कि हमारे
लिगोडॉल और इम्यूनिटी पावर प्लस तुलसी, तीनों का इस्तेमाल करने के बाद हम आज बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैंने हमको ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है और हमें कंपनी से और आगे भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा भी होनी चाहिए यार, तुम्हारे देश का हम विदेश से थोड़ी ना काम कर रहे हैं। फैटी लीवर जी जी मैडम जी। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं पटना से हूँ। मैं इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती थी। मैं 12 साल पहले रिटायर की हूँ। उससे पहले मैं नाइट ड्यूटी करती थी, तो मैं डायलोडो ले लेके करती थी, इतनी पैर में दर्द होती थी। क्या देते थे? डायलोडो इंजेक्शन इंजेक्शन लेके ड्यूटी करते थे। जी, इंजेक्शन ले लेके ड्यूटी करती थी। और दिन में हम कैसे चलेंगे, रात में तो हम इंजेक्शन लेके ड्यूटी कर लिए, तो कुछ कैल्शियम देते थे, वीओ देते थे और खिला खिला के डॉक्टर लोग मुझे रखते थे। वो सही करके मैं रिटायर भी हो गई हूँ। घर में रहने लगी तो थोड़ा सा मालिश करती थी। ज़्यादा दर्द होता था, डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर को दवाइयाँ लिखते थे, एक्सरे करवाते थे, जाँच करवाते थे, कुछ दिन थोड़ा ठीक रहते थे, फिर हो जाते थे। कितने साल तक रहा? कितने साल तक रहा ये? 73 साल में। नहीं, कितने साल तक ये प्रॉब्लम है? 12 साल पहले से था। 12 साल पहले। आप बताओ फिर। जी, 12 साल पहले से। तो अभी मतलब फिर रिटायर होने के बाद फिर मैं घर में रहने लगी, तो थोड़ा सा फिर जब दर्द होता था, डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरे करवाते थे, खून वून जाँच करवाते थे कि क्या दिक्कत है, कहते थे घुटना घिस गया है, इसीलिए आपको दर्द होता है, इसमें दवाई खाइए ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। अभी अप्रैल के महीना में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक चल नहीं सकती थी। अप्रैल में, ये जो अप्रैल में है। खड़े खड़े बाथरूम करती थी, एक चल ही नहीं सकती थी। वैसे हालत में मुस्लिमा भी कह रही है मैं खड़े 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 बाथरूम में करती थी। एक महिला है ये, हमारी माँ के बराबर है, 73 एज है। क्या प्रॉब्लम थी कि खड़े खड़े वो छूट जाती थी? सोचो। इसीलिए हमारी सुनाना में इसमें प्रोफाइल डेवलपर है, उन्होंने एक दिन फोन किया कि आप कहाँ हो, घर में हो, क्या हाल चाल में, बहुत बुरा हाल है, मेरे को उठ बैठ भी नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से दिखाए हैं। हम सुबह शाम रोज दर्द की दवा खा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, पैर में जलन भी हो रही है। क्या करूँ, कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, किराएदार है, वो रोटियाँ दे दी जाती है, वही खा खा के मैं रह रही हूँ। वही सीमा जी आई और अपना आर्थोडॉक ठंडा वाला ओमेगा 3 लेके आई, पंचतुलसी और ये तो आपकी जनता है, ये बनाया और ये ताकत मेरे में नहीं है, इस देश की मिट्टी में नहीं है। ये हमारी ताकत नहीं है, इस देश की मिट्टी में, उसके नेचर में ये ताकत है, भारत माता की ताकत है। इसलिए मैं इस देश का आपको भारत माता की जय। आप जो भी खुशी जी मेरा नाम रामसुधा देवी है, मैं पटना शहर से बिलोंग करती हूँ और मुझे 20 साल से माइग्रेन का शिकायत था। 20 साल हम खाए दवा विनय कारक, डॉक्टर विनय कारक से, और उसके बाद 8 साल डॉक्टर चंद्रशेखर सर से दवा खा रही थी और सर बोले कि तुमको पूरा लाइफ दवा खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम टेंशन खत्म हो जाएगी, तुमको एक दिन भी दवा नहीं छोड़ना है।
एकदम ठीक होना चाहिए जी। ताली तो बजाओ। हो गया? अच्छा तो हॉस्पिटल में मैं दवा कराई यहाँ पारस हॉस्पिटल में मैं सर्जरी कराई 3 दिन का 2.5 लाख रुपया डॉक्टर ने मांग दिए। मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई हूँ अपने रिस्क पर और AWPM के प्रोडक्ट पर मुझे इतना विश्वास था। डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, मैं खुद से साइन की एप्लीकेशन देके कि मुझे साइन कीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने घर पर जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी। आप यकीन नहीं कीजिएगा, यहाँ मात्र 6 महीने खाई हूँ सर AWPM का ऑर्थोडॉक्टर जनरल क्लास और जैसे वाला लगा मैं पे खड़ी हूँ। ऑपरेशन किया है फिर आपने? इतना भरोसा कैसे आपने लोगों पे? बहुत ज़्यादा थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों की ताकत है, आपका प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है जी। आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रणाम करना चाहती हूँ जी, जो आप इतनी अच्छा तो मुझे भी पता है कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता था, बट मैं ऑपरेशन कराने के लायक नहीं थी क्योंकि मुझे ड्यूटी भी करनी होती थी। तो उसी बीच मुझे डॉक्टर संजीव कुमार से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सलाह दी है कि ये SPPS का प्रोडक्ट आप यूज करो और एक बार यूज करके देखो। तो मैं गाइनोडॉक थंडरला और तुलसी क्लोरोडॉक यूज किया। मात्र 3 महीने में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, नॉर्मल आ गई मात्र 3 महीने में। और मैं अभी बिल्कुल आप लोगों के सामने ठीक हूँ और मैं SPPS का सभी को प्रमोट करना चाहती हूँ, सलाह देना चाहती हूँ महिलाओं को कि आयुर्वेद अपनाएं और अपना स्वास्थ्य सही रखें। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। लूकस में गांठ जीतते ना ये तो लक्ष्मी नमस्ते, मैं पटना से हूँ। मेरा नाम अलका कुमारी है। मुझे सूखने वाला थायराइड हो गया था सर। सूखने वाला जो कोई सूख जाता है। जी वही हो गया था। तो हम लोग बैठे थे आपस में फ्रेंडशिप में बैठे थे, तो वहाँ बोले सब बात कर रहा था। डॉक्टर से दिखाया 25 mg का दवा बोले 3 दिन में खाओ। मैं फिर गए दोबारा तो बोला 50 mg। बोले सर आपका बोले ठीक हो जाएगा, फिर नहीं हो पाया ठीक। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो बोले कि आप ना आयुर्वेद में, तो हम बोले कि आपका कौन आयुर्वेद के चक्कर में पड़े। फिर हम लोग आपस में बात किए तो हम बोले ठीक है पर विश्वास करते हैं। तो खाया मैंने सर, बहुत अच्छा एक्सीडेंट हो गई थी। इसमें मैंने मेरे हाथ और ये पूरा हाथ भी टूटा था और एक्सीडेंट की वजह से मुझे मेंटल प्रॉब्लम भी आई थी। यही डॉक्टर विनय का मैं नहीं दिखाया तो ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन की वजह से मुझे फिर डर लगती थी, जिसकी वजह से मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला और मैं इसका ऑर्थोडॉक थंडरग्लास, गाइनोडॉक, ओमेगा 3 और तुलसी मैंने लिया। रिजल्ट बहुत अच्छा आया और आज मेरा हाथ का ऑपरेशन था, उसमें मेरी ना तो 2 साल की थी, तो ऑपरेशन कराने में भी थोड़ा मुश्किल था। और माफी चाहिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और थैंक यू करना चाहूँगी अपने हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे झूठ बोल के प्रोडक्ट खिलाया। नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ, मुझे अरे जो अच्छा और आपने झूठ बोल दिया, चलो ठीक है, पत्नी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पैक में रखा था, तो जिसकी वजह से काफी लॉस हुई थी। तो मैंने इनको बोल दिया था कि अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट लाओगे तो मुझे डिवोर्स दे दो, उसके बाद खाना। ये हमारे जैसे की नेटवर्क मार्केटिंग की कथा है। और इसके प्रोडक्ट के बाद
थैंक यू सो मच, सो नाइस, थैंक यू। ये आप ही के लोग थे। क्या बोला मैडम ने? नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही होती थी, पर अब सुधार आ रहा है। या तो सुधरना पड़ेगा बेटा, नहीं तो चलना पड़ेगा। आपके देश की जनता पागल बनने वाली नहीं है। आप चलेगी तो इसी का तारीख से नहीं चलेगी। सब कंपनियां काम करो, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, अच्छे काम बनाओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए आओ। तो अब तो कॉन्फिडेंस आया होगा, अच्छा लगा नहीं लगा? तो आप ही लोग थे, ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम हम लोगों को करना है। अब करना क्यों है? याद लोगों को बताओ। अरे गरीबी क्या होती है और मजबूरी क्या होती है, अगर ये बात मुझे बिहार के लोगों को बतानी पड़ेगी तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि बिहार के लोगों ने गरीबी निकाली है पंजाब तक, जम्मू कश्मीर तक जाके, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जाके, मजबूरियों में अपने घर से एक साल दूर रहे। और जब आपने देखा हुआ लॉकडाउन चल रहा था और जब ट्रेनें थी तो वहां सबसे ज्यादा फिर बिहार में थी। मैं नहीं बताऊंगा आपको काम क्यों करना है, आपकी गरीबी और आपके पिता और माता की वो दुखी आगे बढ़ाएगी कि आपको काम क्यों करना। अरे ये तैयार है, तैयार है? दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, नया नया काम है, नई नई शुरुआत है, पता कुछ नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ जानता भी नहीं है। प्रोडक्ट बताना है, हिंदी में बात करनी है, प्यार में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, सिर्फ ये बताना है ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, सिर्फ इतना ही बताना है और अपने सपनों को पूरे कर जाना है। और मेरे भाई, अगर आप लोगों से बात भी नहीं कर सकते, मुलाकात भी नहीं कर सकते, जाके बता भी नहीं सकते, तो फिर आपके लिए बॉम्बे दिल्ली ही ठीक है। मेरी बात समझ आ रही? क्या होगा? कोशिश करके तो देखो, मेहनत करके तो देखो, हिम्मत करके तो देखो, ठार के तो देखो, आखिर क्या होगा? तुम्हारी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारी टीम नहीं बनेगी, तो क्या हो गया? कोशिश करके तो देखो, एक बार मेहनत करके तो देखो, तो क्या हो गया? काम नहीं चला तो क्या हो गया? जैसे आज हो वैसे तो कल भी रहोगे, लेकिन सोचो, अगर कोशिश करी और कोशिश कामयाबी में बदल गई और जिंदगी बदल गई तो क्या हो सकता? मेहनत से जम्मू कश्मीर का आदमी बना सकता है, पर बिहार का नहीं बना सकता। ये बात तो सही है, गलत है? मैंने कहा बिहारी क्या है? ईमानदार है, शानदार है और दिलदार है। मेहनत तुम पहले भी करते थे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ मेहनत की बड़ी कीमत मिलेगी। अब ठीक है, हमारे साथ मत करो काम, हम कब कह रहे हमारे साथ करो? तुम इतने बड़े पॉलिटिशियन हो, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मत करो हमारे साथ काम। हम तो कह रहे हैं भैया करो, पर फायदा हो जाएगा। नहीं करना मत करो, जो कर रहे हो वो करो, बस ये सोच लेना वो काम पहले भी आपके माँ बाप करके गए, आपके दादा परदादा करके गए, वो कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? काम बदलना पड़ेगा, रास्ते बदलने पड़ेंगे, मेहनत करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, जिंदगी तभी बदलेगी, ना पहले बदली थी ना आगे बदलेगी। रास्ता बदलने में तैयार हो, प्लेटफॉर्म बदलने में तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो। लास्ट क्या हो सकता है भाई? लास्ट काम नहीं चला तो आया ना, ऐसा सोचो चल गया तो चल भी सकता है ना, आया ना, पर ये अंदर से कब आएगा? कब काम कर पाओगे? कब मन करेगा? कब रात में? हाँ, मैं बताता हूं, एक आखिरी बात आपको बताता हूं, ये जरूर सुनना। मैं मानता हूं थकावट होगी, मैं मानता हूं नींद मरेगी, भूख मरेगी, प्यास मरेगी, मैं मानता हूं जिस दिन तुम कामयाबी के पथ पे निकलोगे जिंदगी हसीन नहीं होगी,
सबके साथ है। या क्यों हिम्मत छोड़ देते हो, क्यों हार जाते हो? काम बुरा नहीं है, काम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जो शुरू के 3-4-5 साल है, वो 3-4-5 साल इतने कष्ट के निकलते हैं, इतने कष्ट के निकलते हैं कि वो कष्ट नहीं झेल पाते। बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों मेरी बात, वो कष्ट नहीं झेल पाते और पहले 4-5 साल में निमट जाते हैं, और अगर कष्ट झेल जाते तो कामयाब हो जाते हैं। भाई ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जब जब आप कुछ बड़ा करने को निकलोगे, कुछ कामयाबी के लिए निकलोगे, कुछ बड़ा जिंदगी बदलने के लिए निकलोगे, तो बड़ी मुसीबतें आएंगी, बड़े दुख आएंगे, बड़ी तकलीफें आएंगी और आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों? जब जब आदमी जिंदगी में अपना बेस बनाता है, नींव डालता है, तो सबसे ज्यादा कष्ट बेस बनाने को, नींव डालने में। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे अभी आप में बहुत सारे लोग हैं, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, बहुत सारी बातें आएंगी, और ये सब की किसी की 2 महीने में खुश हो जाएगा, कोई यहाँ से जाके 15 दिन में खुश हो जाएगा, और कोई 6 महीने में खुश हो जाएगा, पिचकारी से भूल जाएगा, सारे पाप रखे जाएंगे। मालूम है क्यों? तकलीफ रहेगी, परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि सृष्टि ने ये बताया है, प्रकृति ने ये बताया है कि हे बंदे, जब तू कामयाबी की नींव डालेगा तो नींव का ग्राफ ऊपर होता है, नीचे होता है? नींव ऐसे डलती है, ऐसे डलती है कि हे बंदे, जब तू तेरी जिंदगी की नींव डालेगा तो तेरी जिंदगी का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। और एक बात बताओ, जब हम घर की नींव डालते हैं, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? नींव डालने में, बिल्डिंग बनने में? नींव डालने में। सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगता है? नींव डालने में। सबसे ज्यादा किसमें लगती है? नींव डालने में। सीमेंट किसमें लगता है? नींव डालने में। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब कामयाबी की तरफ दौड़ा है, कामयाबी के पथ पे निकला है, और जब कामयाबी के लिए उसे उस कामयाब प्लेटफॉर्म में अपना बेस बनाना पड़ता है, अपनी नींव डालनी पड़ती है, नींव डालने के दौरान ही वो व्यक्ति निमट जाता है, और नींव कहती है कि जब तुम मुझे डालेगा, मैं तेरी जिंदगी नरक बनाऊंगी, ना कि स्वर्ग बनाऊंगी। तेरी जिंदगी का ग्राफ ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे जाएगा। अगर एक व्यक्ति नींव डालते डालते खुद को संभाल जाए, तो बिल्डिंग बनने में कोई समय नहीं। आप देखो कितने लोग हैं, आप क्या करना भाई साहब, कितने लोग हैं जो अभी तक हमारा काम नहीं करते, पहली बार शुरू करेंगे, वो आपका पहली बार शुरू करेंगे। अब ये देखो, ये जो लोग हैं, आप लोग पहले 8 घंटे सोते थे, आए ना, अब नहीं मिलेगा। पहले किसी को समझाना नहीं पड़ता था, अब समझाना पड़ेगा। पहले कहीं आना जाना नहीं पड़ता था, अब आना जाना पड़ेगा। पहले टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, अब ना बीवी ना टीवी, है ना। पहले कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था, कोई प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ता था, कोई सेमिनार में नहीं जाना पड़ता था, कोई ट्रेनिंग में नहीं जानी पड़ती थी, अब जाना पड़ेगा। तो पहली जिंदगी आपको बेहतर लगेगी, इसलिए 15-20 दिन बाद आपका विकेट गिर जाएगा। और अगर आज आपके समझ गए कि ये 2-4 साल की बात है, एक बार नींव डल गई तो पूरी जिंदगी बिल्डिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? कि नींव डालने को तैयार हैं? कष्ट होगा, नींद भूख प्यास जाएगी। और मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूं, लाइफ में किसी एक को झेलना पड़ेगा। अगर सबको अपने घर में ठंडक में सुलाना है, माँ बाप को बीवी बच्चों को खुशियां देनी है, किसी एक को बीड़ा उठाना पड़ेगा, किसी एक को अपनी जिंदगी नरक बनानी पड़ेगी, अगर अपनों की स्वर्ग बनाना चाहता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आज मेरी बात करूं, मुझे आज तक चैन की नींद नहीं मिली भाई। पैसा मैंने कमाया, चैन की नींद नहीं मिली, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चैन से मेरी जिंदगी नहीं कट रही है, ना मुझे कोई टाइम नहीं है, काम काम और काम। लेकिन हाँ, जो मेरे अपने हैं वो सब जिंदगी जी रहे हैं। एक को तो चलना पड़ेगा, अगर
पति बनने को, वो बाप बनने को तैयार हो तो मेरे साथ हाथ मिलाना, वरना एक काम नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है। अगर हिम्मत है, मर्द समझते हो ये मर्दों का काम है भाई, पिछड़े यहाँ काम नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी, क्योंकि यहाँ नींद, भूख, प्यास, धूप, सर्दी, बारिश, सब तरह के दुख झेलने पड़ते हैं, सब तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सबकी जिंदगी बदलती दिखती है कि कष्ट झेलने में हम मर जाते हैं, थक जाते हैं। जहाँ वही कष्ट झेलता है जो अपनी माँ बाप से प्यार करता है और अपने परिवार से करता है। तैयार हो? झेलने के लिए तैयार हो? तैयार हो? दम लगेगा, दम, मेहनत लगेगी, पसीना लगेगा, पसीना, फ्री में कुछ नहीं मिलता, पसीना लगेगा, लेकिन हाँ कुछ साल उसके बाद पिता आएगा और सिर पे हाथ रख के बोलेगा, शेर पैदा किया मैंने। पत्नी आएगी और गले लगा के बोलेगी, धन्य भाग है जो आप जैसा पति मिला। बच्चे आएंगे और बोलेंगे, पापा यू आर माई आइडल। वो दिन आएगा लेकिन इसके लिए तेल निकल जाएगा, पसीना, एक भूख प्यास सब जाएगी। अगर ये कुर्बानी देने को तैयार हो तो वही कदम बढ़ाना, वरना जाओ चुपचाप चले जाओ। तैयार है? तैयार है? तपना, निकलना है तो तपना, 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 और जो तपता है वो चमकता है। कहते हैं ना, गहरी अंधेरी रात हो जाए तो सोचो सुबह बहुत खिलखिलाती हुई चमकती हुई होने वाली है ना। हर अंधेरे के बाद ही सुबह आती है। तो ये लगेगा आपको थक जाओगे, हार जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मन करेगा छोड़ यार, फालतू का काम है, बेकार काम है, कंपनी का काम है, दिल करेगा आपका, कोई आपका रिश्तेदार आएगा, कोई आएगा, छोड़ दे। सिर्फ वो एक परीक्षा होगी आपकी, क्योंकि भगवान दुनिया में सबको करोड़पति बनाना नहीं चाहता। अगर भगवान ने दुनिया में सब कामयाब कर दिए, सब अमीर बना दिए, तो मजदूरी कौन करेगा, ड्राइवरी कौन करेगा, धोबी कौन बनेगा, जमादार कौन बनेगा, वेटर कौन बनेगा, सिक्योरिटी गार्ड कौन बनेगा? हाँ, सब लोग कामयाब नहीं हो सकते। परीक्षा शुरू हो जाएगी, जैसे यहां से निकलोगे ना, हो सकता है अभी चोट लग जाए, अभी पैर फिसल जाए, अभी परीक्षा लेगा भगवान, और इतनी परीक्षा लेगा जब तक वो आपको तोड़ नहीं देता। या तो वो आपको तोड़ देगा, आपको दोबारा मिले जाएगा जहां से आए हो, और अगर आप अपनी जिंदो जुनून से जीत गए तो वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचना चाहते। परीक्षा क्यों लेगा? क्योंकि अगर परमात्मा को तुम्हें अमीर बनाना होता तो किसी अमीर के घर में जन्म दे देता। बात ही बताओ, ये इतना प्लानिंग सलानी की जरूरत क्या थी? किसी अमीर के घर में जन्म दे देता। बात ही बताओ, हमें अमीर नहीं बनाना था परमात्मा को। अगर बनाना होता तो धीरूभाई टाटा, बिरला, अदानी के घर में जन्म ले सकते थे। नहीं बनाना था हमें अमीर, हमें बनाना था गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बना दिया। हमसे करने की नौकरी, दुकान, टीचर बना दिया। अब हम कहते नहीं हम बनेंगे अमीर। भगवान कहता अच्छा, आदमी तेरे को बनाना तो महीना बना देता, नीचे जाके भारी हो रहा है, मैं देखता हूं कैसे बनेगा। और जब आप अमीर बनने का रास्ता नहीं निकलोगे, कामयाबी का रास्ता नहीं निकलोगे, परमात्मा गिराता रहेगा, गिराता रहेगा आपके साथ। कभी आपकी बीवी नेगेटिव, कभी माँ बाप नेगेटिव, कभी आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, कभी अकाल से झगड़ा, कभी ऑनलाइन से झगड़ा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, पर परमात्मा पूरी ताकत लगा देगा आपको रोकने के लिए। बस समझ लेना कि जो उसकी ताकत है उसे कामयाब नहीं होने देना। फिर वो आप बार बार उठोगे, बार बार उठोगे, तो जब वो आपने देख लेगा कि आगे लड़का है तो करेगा या मरेगा, तो भगवान मारता है नहीं, करवा देगा। और इसका अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हो
तो इतना समझ लो, अमीर आदमी के बच्चों को कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, अभिषेक बच्चन को कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जाके स्ट्रगल करनी पड़ी। अमीर के बच्चों को कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, गरीब के बच्चे ही स्ट्रगल करते हैं। अमीर का बच्चा अभिषेक बच्चन था, फिल्में मिली ना मिली लेकिन मजे ले रहा था, फिल्में मिलती रही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 40-30 साल पढ़ा रहा, मुझे फिल्में नहीं मिली, गरीब का बच्चा था। मेरे दोस्त, गरीब के बच्चों को स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। तैयार हैं? दुनिया जीतने के लिए तैयार हैं? यार वालों, काम बच रहा है नहीं बच रहा? अरे बच रहा है नहीं बच रहा? बताओ अपने गांव में और शहरों में कि नहीं करेंगे मजदूरी, नहीं बनेंगे किसी के साले के नौकर, बनेंगे मालिक। थैंक यू सो मच।